अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना भर में और हैदराबाद में अब गर्मी का सिलसिला होगा खत्म। 31 मई के बाद से होगा मौसम तब्दील। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मानसून बारिशों का इम्कान। शहर के अतराफ जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। दुबई के मुकाबले महंगी होने लगी जमीनें। रायदुर्ग में 1 एकड़ अराजी 237 करोड़ रुपए में हुई फरोख्त। कोकापेट इलाके में जिस्टा वाला इन्हदामी कार्रवाई पर हाई कोर्ट बरहम। पेशगी नोटिस के बगैर एक्शन पर हाइड्रा का जवाब तलब। अदालत ने स्टेटस को बरकरार रखने का दिया हुक्म। NTR की खिदमात को खराज अकीदत, सियासी वाबस्तगी से बलातर मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा का मुनफरिद इक़दाम। ट्रांसजेंडर अफराद को ईगल टीम में शामिल करने का फैसला। तरबियत की भी फराहमी। अब खबरें तफसील से। सारी रियासत तेलंगाना और हैदराबाद में शिद्दत की गर्मी का सिलसिला अब खत्म होने को है और महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 2 दिन के बाद से गर्मी की शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। महकमे ने कहा कि आइंदा 2 या 3 दिन गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और फिर 31 मई से गर्मी की शिद्दत में कमी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 31 मई तक शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और दर्जे हरारत में 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा हैदराबाद में आइंदा 2 या 3 दर्जे हरारत 41 या 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। महकमे ने पेश क़ियासी की है कि 31 मई के बाद से माक़बल मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। तेज हवाओं और गरज चमक का सिलसिला भी शुरू होगा और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमियां शुरू हो जाएगी। तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज चमक और बारिश की वजह से अवाम को गर्मी से राहत मिल सकती है। जून के पहले हफ्ते में रुतूबत में इजाफा हो सकता है। हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में अराजियात की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इनमें लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर के अतराफ के इलाके रायदुर्ग नॉलेज सिटी में अराजियात का हराज किया गया, जहां 1 एकड़ अराजी की कीमत 237 करोड़ रुपए हासिल हुई है। इससे कबल यहां 1 एकड़ अराजी 177 करोड़ रुपए फरोख्त हुई थी। अक्टूबर 2025 में ये हराज हुआ था, ताहम तर्ज ताज़ा तौर पर किए गए हराज में इस अराजी की कीमत 237 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ करीब में तामीर किए जा रहे इमेज टावर प्रोजेक्ट की वजह से अतराफ के मुकामात पर अराजी में कीमतों में भारी इजाफा होने लगा है। इसके अलावा हाल ही में यहाँ तामीर की जाने वाली इमारतों की बुलंदी में भी इजाफा की इजाज़त दी गई है, जहाँ के बाद कीमतें बढ़ रही हैं। जिस अराजी का हराज किया गया, इसे पहले 2000 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को अलॉट किया गया था, जिसे बाद में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को वापस कर दिया गया, जिसने अब हराज अमल में लाया। हैदराबाद के कोकापेट इलाके में वाक़े जिस्टा वाला कंपाउंड की दीवार की इन्हदामी कार्रवाई पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और पेशगी नोटिस के बगैर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस नागेश भीमापाका ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जब जमीन का तनाज़ा पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है तो मुतालिका फरीकों को नोटिस दिए बगैर इन्हदामी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं। अदालत ने जिस्टा वाला ओनर्स मेंटेनेंस म्यूचुअली एडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की दरख्वास्त पर हाइड्रा महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी JHMC और पुलिस हुकाम को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब तलब कर लिया और आइंदा समाअत तक जायदाद की मौजूदगी सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक 26 मई को हाइड्रा हुकाम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के वाल कंपाउंड में दाखिल होकर पिछली जानिब की बाउंड्री वाल को मुनहदम किया और बाड़ लगाने की कोशिश की। अदालत को बताया गया कि सर्वे नंबर 84 की मजमूई 9.2 एकड़ अराजी में से
8.14 एकड़ पट्टा जमीन है, जबकि 1.09 एकड़ अराजी तालाब की बहाली के मंसूबे के लिए हुकूमत ने हासिल की थी। दरख्वास्त गुजारों ने मौकूफ इख्तियार किया कि हुक्काम ने रिहायशियों को सुने बगैर कार्रवाई की, जिस पर हाई कोर्ट ने मदाखलत करते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश आंजानी एनटी रामाराव की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने आंजानी एनटीआर के मुजस्समे की नखब कुशाई अंजाम दी और कहा कि ये कोई सियासी इक़दाम नहीं है, बल्कि सियासी वाबस्तगी से बलातर होकर एक बेहतरीन लीडर की खिदमात को खराज अकीदत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एनटीआर एक ऐसे लीडर थे जिनकी ज़ात पात और मजहब से बलातर होकर सताइश की जाती है। सरहदों के पार भी इनको याद किया जाता है। सारी तेलुगु बरादरी इन पर फख्र का इजहार करती है और सब कुछ सियासी वाबस्तगी से बलातर होकर किया जाता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एनटीआर के मुजस्समे की नखब कुशाई बहैसियत चीफ मिनिस्टर अंजाम देना खुद इनके लिए बाइज़ फख्र है। ये इनके लिए भी एक तारीखी लम्हा है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एनटीआर के मुजस्समे की नखब कुशाई पर कुछ लोग और इन पर तनकीदें कर रहे हैं जो कि बेमाना है। మిత్రులారా, ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పిసిసి అధ్యక్షుడు ఎన్టీఆర్ గారి విగ్రహాన్ని ఏ విధంగా ఆవిష్కరిస్తారు, లేదా ఎన్టీఆర్ గారిది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని పెడతారా అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రోజు నేను స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు, భాషలకు అతీతంగా ఈ దేశం గర్వించదగ్గ నాయకుడు ఎన్టీఆర్. ఆ ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తి హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున వారి స్ఫూర్తితో పరిపాలన అందిస్తున్న మా ప్రభుత్వం అమీర్పేట్ చౌరస్తాలో మైత్రి వనంలో ఈ దారిలో వెళ్లే ప్రతి వాడికి ఒక స్ఫూర్తిని నింపడానికే ఈ రోజు వారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ మేము ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఇది విగ్రహం కాదు, ఇది ఒక స్ఫూర్తి, ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం అంటే నాకు జీవిత కాలం గుర్తుండిపోయే ఒక మధుర సంఘటన. ఎవరు ఏమనుకున్నా, ఎవరు ఎలాంటి విమర్శలు చేసినా నేను జడవదలుచుకోలేదు. रियासती वज़ीर-ए-माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने फ्यूचर सिटी को सारे मुल्क के लिए एक मिसाल करार दिया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज इस बाविखार फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर दिगर उजरा डी श्रीधर बाबू और मुतालिका महकमाजात के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। श्रीनिवास रेड्डी ने वहां जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने खास तौर पर फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना इंतहाई बाविखार और अहमियत के हामिल फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट को आलमी मियार के शहर में तब्दील करने के लिए तेज रफ्तार इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक वाज़े एक्शन प्लान के साथ इस विजन पर अमल कर रही है और इस बात को यकीनी बनाना जा रहा है कि हर फैसला और हर तामीराती मंसूबा बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक हो और मियार के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये दावा किया कि सारी दुनिया में इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं और देखने में नहीं आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का क़याम नौजवानों को आलमी मियार के हुनर से वाकिफ करवाने के मकसद से अमल में लाया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम गुरुकुल तालीमी इदारों को आइंदा तालीमी साल के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए और जो कुछ भी सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत हो इनको फराहम किया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खम्मम जिले कलेक्ट्रेट के दफ्तर में आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करते हुए गुरुकुल और फलाही रिहायशी तालीमी इदारों के उमूर पर गौर ख़ास किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में 12 जून को दोबारा स्कूल खुलने वाले हैं। इसके पेश नज़र तमाम स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, वहाँ के निज़ाम को अपग्रेड किया जाए, जो मरम्मती काम हैं इन्हें सरगर्मियों के
तातुलात के दौरान ही मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि गुरुकुल तालीमी इदारों में तलबा की मुकम्मल तादाद मौजूद रहे। इन स्कूल्स का खास तौर पर जायजा लिया जाए जहां तलबा की तादाद कम हो। अगर यहाँ कुछ मसाइल हैं तो इनको हल किया जाना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तलबा की सेहत पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए और इनका हर माह तिब्बी मुआयना किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी इदारों में निसाबी किताब और यूनिफॉर्म बर वक्त फराहम किए जाने चाहिए। तेलंगाना के वजीर फलाह व बहबूद दर्जे फेरिस ज़ात व क़बाइल ए लक्ष्मण कुमार ने सचिवालय में मुनाक़दा आला सतही जायज़े इजलास में खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बापोले और बाबू जगजीवन राम जैसे अजीम रहनुमाओं के मजलिस की न तनसीब में पेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कलेक्टर्स, रेवेन्यू, JHMC और पुलिस महकमा बाहमी तालमेल के साथ काम करें और मुजस्सिमों की तनसीब में गैर ज़रूरी ताख़ीर ना होने दें। वज़ीर ने कहा कि मुजस्सिमे सिर्फ यादगार नहीं बल्कि समाजी शऊर, खुद एतमादी और आईनी इक़दार की अलामत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़ाब्तों के खिलाफ मुक़दमात के बारे में मुतल्लिक़ा तंजीमों को पेशगी नोटिस जारी किए जाएं और आखिरी लम्हे में एतराज़ात से गुरेज किया जाए। ए लक्ष्मण कुमार ने दलित तंजीमों के कायदीन पर बिलावजह मुकदमा दर्ज न करने की भी हिदायत देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की समाजी इंसाफ की सोच के मुताबिक काम कर रही है और अम्बेडकर, भोले और जगजीवन राम के इफ्कार ही कांग्रेस हुकूमत के लिए मशाल राह हैं। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के फर्जंद बंडी साई भागीरथ से पॉक्सो मुकदमे में साइबराबाद पुलिस की जानिब से पूछताछ की गई। 3 दिन पुलिस तहवील में लेकर इनसे पूछताछ की गई और जुमा की शाम इन्हें एक अदालत में पेश किया गया। बंडी संजय कुमार से पूछताछ के लिए इन्हें पीट बशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वहां उन्हें पूछताछ के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई थी। SIT की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर पुलिस ऋतिराज ने की थी। समझा जाता है कि इनसे डिजिटल शुबहात और मुख्तलिफ बयानात को बुनियाद बनाकर पूछताछ की गई है। इनकी पुलिस तहवील की मुद्दत जुमा को ख़त्म होगी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश कर दिया। दौरान तहकीकात बंडी साई भागीरथ को पुलिस मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में भी ले गई थी ताकि वहां शवायद को मुंजमद किया जा सके। बंडी साई भागीरथ के खिलाफ 8 मई को पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जब एक नाबालिग लड़की ने इन पर जिनसी दस्त दराजी का इल्जाम आयद किया था। तेलंगाना रक्षणा समिति की सरबराह के कविता ने कहा कि सारी रियासत में किसान बिरादरी कई मसाइल का शिकार है और हुकूमत की जानिब से इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। के कविता ने कहा कि आज किसान बिरादरी के मसाइल शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मुस्तकबिल में ज़राई सरगर्मियाँ जारी रखने से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, इनके मुताल्लिक़ से फैसला हैदराबाद के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर किए जा रहे हैं, जो बेहतर और दुरुस्त नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मसला है और इस पर हुकूमत को संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। के कविता ने मुतालिबा किया कि रियासत के तमाम 33 अजला में तफसीली सर्वे किए जाने चाहिए और किसानों के मसाइल पर इनकी राय और अवाम के ख्यालात से वाकिफ हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि हकीकी मसाइल को मैदान में उतर कर ही समझा जा सकता है और हुकूमत को इस मसले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। సంపూర్ణంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 50 మంది రైతాంగం యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించేటటువంటి సబ్జెక్ట్స్. దీన్ని మనం హైదరాబాద్లో ఏసీ రూమ్లో వచ్చి కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామని కొద్దిగా బాధ అనిపిస్తుంది సార్. ముందుగా ఈఆర్సీతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్, 33 జిల్లాల్లో కూడా దయచేసి పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టండి సార్. ఈ అంశం ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ, చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇష్యూ. సంపూర్ణంగా తెలంగాణ రైతాంగం యొక్క భవిష్యత్తును మంచిగా చెడ్డగా మార్చేటటువంటి అంశం కాబట్టి ప్రధాన డిమాండ్ రైతుల తరఫున చేతులెత్తి నమస్కరించి 33 జిల్లాల్లో కూడా మీరు పబ్లిక్ హియరింగ్ పెట్టాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను సార్. अपोजिशन भारत राष्ट्रीय समिति ने हुकूमत पर किसानों से धान की खरीदारी के अमल को उमूदन सुस्त रवि का शिकार करने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि इसकी वजह से किसान अपनी फसलें फरोख्त करने से भी नाकाम हो रहे हैं। कामारेड्डी जिले के हल्के असम्बली येलारेड्डी में धान की खरीदारी के मरकज में ताखिर के खिलाफ BRS ने एहतजाज किया।
मुसलसल ताखीर और किसानों की मुश्किलात की शिकायत पर साबिक रुकनी असम्बली BRS जे सुरेंद्र ने धान की खरीदारी के मराकज़ का मुआयना किया और उन्होंने किसानों के मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो गई है। हुकूमत खुद को अवामी हुकूमत करार दे रही है, लेकिन वो किसानों के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास 12 दिल्ली के दौरे करने का वक्त है। बैरूनी ममालिक के दौरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों के मसाइल हल करने इनके पास कोई वक्त नहीं है। గోలింగాల గ్రామంలో రైతుల పరిస్థితి చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది। ఈ వడ్లు కోసి మరి దాదాపు 2 నెలల కాలం గడుస్తూ ఉంది। ఇంతవరకు ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు, ఏ అధికారం వస్తలేడు, చూస్తలేడు। 6 కాలం కష్టపడి రాత్రి మొదలు కష్టపడి వడ్లు పండించుకొని తీసుకొచ్చి కళ్ళంలో వస్తే ఇవాళ అమ్ముకోవడానికి మళ్ళీ ఒక 2 నెలలు టైం పడుతూ ఉందని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు। ఈ రాత్రి పురుగు పాములు గుండ్ర ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి, మాకు ఎవరు కాపాడలేదు ఎవరు అని చెప్పి ఇలా వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు। ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం, ఈ ప్రజాపాలన పేరుతోటి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ మరి రైతులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నారు। రైతు బంధు అన్నావు అది మోసం చేసినావు, రుణమాఫీ అన్నావు అది మోసం చేసినావు। కనీసం రైతులు పండించిన కష్టం చేసి పండించినటువంటి ఈ వడ్లను కూడా కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితులు ఇవాళ నువ్వు ఉన్నావు। నువ్వు ఢిల్లీకి తిరుగుడు, బయట రాష్ట్రాలు తిరుగుడు ఉంది, కానీ ఇలా తెలంగాణ రైతుల పరిస్థితి లేదు। ఇలా ఏం చేస్తున్నావు రేవంత్ రెడ్డి గారు? ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ఏ పక్కలో వండుకున్నామే? మేము గతంలో ఉన్నప్పుడు మేము వచ్చి సెంటర్లలో మేము ఓపెన్ చేస్తుంటే లారీలు దొరకకపోతే ఆర్టీసీ బస్సులలో పోయి తీసుకుపోయి రైతులకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేసినాం। మరి ఈరోజు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఈ ప్రజాపాలనతోటి నీకు దీనికైనా నీకు ఓటేసి గెలిపించింది, సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకుంటావు పారిపోతావు। ఏ ఒక్క సెంటర్ కన్నా విజిట్ చేసినావా? ఏ ఒక్క రైతు కన్నా పరామర్శించినావా? ఏ సెంటర్లోనే ఏ ఇబ్బందులైనా చూసినావా? ఇదేనా నీది ప్రజాపాలన? ఇంకేదో గొప్పగా అమెరికాకైనా వచ్చినా నేను ఏదైనా చేస్తా ఎల్లారెడ్డికి అంటే ఏం చేస్తున్నావా? నేను ఇలా రైతుల గోసైను ఒక్కసారి వచ్చే సెంటర్లో అయిను ఏ మండలి కన్నా పోయి చూడు, ఏం చేస్తున్నావు? ఏం లేదు, నీకు మాట్లాడదాం కూడా ఏది ఏ డిఎం దేనికి ఉన్నాడు తెలియదు, డీసీఓ దేనికి ఉన్నాడు తెలియదు, తడపడాస్తున్నావు, నీకు ఏ సబ్జెక్ట్ లేదు పాడలేదు, రైతుల గోస లేదు తెలియదు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకుంటావు ప్రచారం చేసుకొని నేను ఏదో అభివృద్ధి చేస్తున్నాను, ఏం చేసినావా? हैड्रा की जानिब से समाज में नज़रअंदाज कर दिए गए तबके को भी बाविखार जिंदगी फराहम करने के इक़दाम किए गए हैं। हैड्रा ने सड़कों पर भीख मांगते ज़नखों और ट्रांसजेंडर अफराद को भी सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके ज़रिए इन अफराद में भी खुद एतमादी पैदा की जा रही है। हैड्रा की ईगल टीम में इनको शामिल किया जा रहा है। कहा गया है कि सड़कों पर गदागिरी करते हुए ट्रांसजेंडर अफराद को हैड्रा में मुलाजिमत फराहम की जा रही है और इनकी ज़िंदगियों में उम्मीद की एक नई किरण रोशन की गई है। इसके ज़रिए इन अफराद में समाज से अलग थलग होने का एहसास ख़त्म करते हुए इनमें खुद एतमादी का एहसास पैदा किया जा रहा है। इन्हें सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है। हैड्रा की लीगल टीम में इन्हें शामिल करते हुए इन्हें भी एक बेहतर मुकाम देने की कोशिश की जा रही है। इन अफराद को तरबियत फराहम करते हुए किसी भी वक्त अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए तैयार होने का मौका फराहम किया जा रहा है। నా పేరు తాన్సీ రాయ్, నేను ఈరోజు హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను। అండ్ మా వర్క్ వచ్చేసి మేము డెమోలిషన్స్లో కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కి మేము మా యొక్క సహకారం అందిస్తూ మేము ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని కాపాడడానికి మేము ఒక భాగంగా ఉన్నాము। అండ్ మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి సార్కి, మన అడ్మిన్ సార్కి, మన రంగనాథ్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్। అండ్ దట్టు మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం। ఈరోజు మేము ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయట భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఇంకా వేరే వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు మేము ఒక ఎంప్లాయీగా నుంచున్నామంటే మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది। అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా ప్రభుత్వానికి। రేవంత్ రెడ్డి సార్ థ్యాంక్ యూ। నమస్కారం, నా పేరు గాయత్రి, నేను హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను। హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో ఈగల్ టీంలో వర్క్ చేస్తున్నాను। మాకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నందుకు మరియు హైడ్రా డిపార్ట్మెంటు రంగనాథ్ సార్ గారు మాకు సహకరించి మా భిక్షాటన నుండి మాకు తప్పించి మాకు ప్రభుత్వంలో మీకు సమానము, అందరూ మనుషులు ఒకటే అని చెప్పేసి తీసుకొని ఉద్యోగం ఇచ్చి హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో ముఖ్యంగా మాకు ముఖ్య పాత్ర ఇచ్చి ఈగల్ టీంతో అందరితో సమానంగా ఈగల్ టీంగా వర్తించి మమ్మల్ని తీసుకున్నందుకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు। మాకు హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా రంగనాథ్ సార్ గారు మాకు చూసుకుంటున్నారు।
ప్లస్ మళ్ళా ఇక్కడ ఉన్నందుకు మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ భూములు ఎన్నో కబ్జాలకు గురవుతున్న రోజుల్లో, ఇలాంటి రోజుల్లో హైదరాబాద్ అనేది చాలా ముఖ్య నగరము. ముఖ్య నగరంలో ఎన్నో వరదలు, మీకు ఇంతకుముందు వరదలు వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో తెలుసు. ఆ వరదలతో పాటు వాళ్ళు కొట్టుకుపోయిన జనాలు కూడా తెలుసు, ఇండ్లు కూడా కొట్టుకుపోయినాయి చాలా వరకు. అలాంటి హైదరాబాద్ నగరంలో ఇలాంటి హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నందుకు మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే భూములను రక్షించడమే కాకుండా లేక్లను, మళ్ళా చెరువులను, తర్వాత కాలువలను అన్నిటినీ రక్షిస్తూ వాళ్ళ సౌకర్యవంతంగా చేస్తున్నందుకు మాకెంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमत के 99 रोजा एक्शन प्लान के तहत खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम कर रहा है ताकि खवातीन ताजिर हुकूमत की सब्सिडी, सूद में रियायत और खुद रोजगारी के मुख्तलिफ स्कीमात तक रसाई हासिल कर सके। शहर भर में इस सिलसिले में बेदारी मुहिम चलाई गई और सहूलियात की फराहमी के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की अरकान की रस्मी तिजारती शनाख्त, कारोबार की तरक्की और मुस्तहकम माशी मौका फराहम करने की सिमत हौसला अफजाई की जा सके। इसके अलावा GHMC की जानिब से शहर के बड़े पार्क्स में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन के क़याम और इन्हें फ़रोग़ देने के इक़दामात पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ सरगर्म हैं, जिससे ख़वातीन की तिजारत और इनके इदारों को इस्तेहकाम मिल सके और आमदनी के मौक़े से दस्तयाब हो सकें। GHMC का कहना है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने मुसलसल इक़दामात के ज़रिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन को माशी आज़ादी और ख़ुद इन्हिसारी के लिए मदद फराहम की जा रही है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उड़ीसा के संबलपुर से कर्नाटक के वाड़ी मुंतकिल की जा रही बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा जांच के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 36 किलो 300 ग्राम से जायद खुश्क गांजा बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 18,18,700 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार शुदगान में महाराष्ट्र के 22 साला सुधांशु कुमार और बिहार के 28 साला सुमन कुमार शामिल हैं, जबकि इस रैकेट के 2 अहम स्मगलर रोहित सानी घोरके और अभय मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को हर सफर के अवीज 10,000 रुपये देने का लालच देकर स्मगलिंग में शामिल किया गया था। मुकदमा NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में मुनक़द होने वाले जल जंगल जमीन स्फूर्ति ग्राम उत्सव प्रोग्राम में शिरकत के लिए तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हेलीकॉप्टर के जरिए जिले हेड कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिले कलेक्टर हरिता, SP निकिता पुनित और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने गुलदस्ते पेश करके इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर ने पुलिस की जानिब से पेश करदा गार्ड ऑफ ऑनर कबूल किया और बाद मरकजी वजीर रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के निफाज का जायजा लेने के लिए अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान उन्होंने अवामी महबूद से मुताल्लिक़ मंसूबों की पेशरफ्त, कबायली इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सरकारी स्कीमात के मौसर निफाज के बारे में तफसीलात हासिल करते हुए मुताल्लिक़ा हुकाम को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। आदिलाबाद कांग्रेस असेंबली हल्के इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी ने जुनेद मंडल के दौरे के दौरान मनरेगा मजदूरों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मजदूरों ने शिकायत की कि काम की जगह मंडल मरकज से 2 से 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद RTC बसें रास्ते में नहीं रुकी, जिसके बायस इन्हें रोजाना पैदल सफर करना पड़ता है। मजदूरों की मुश्किलात पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए कंडी श्रीनिवास रेड्डी ने मुताल्लिक़ा DM से फ़ोन पर राब्ता करके मसले से आगाह किया और मजदूरों की सहूलत के लिए मुनासिब मुकामात पर बसों के स्टॉप फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर मुस्बित यकीन दहानी करवाई गई। मसले के हल की पेशरफ्त पे मजदूरों ने के श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जहां उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के हल और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए वो हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। आदिलाबाद आत्मा कमेटी के चेयरमैन गम्मा संतोष राव ने BJP कायद
ई नागेश की जानिब से कांग्रेस असेंबली इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि एमएलए पायल शंकर के बारे में के श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरों में कोई झूठ नहीं है। प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि पायल शंकर मुख्तलिफ मौक़े पर खुद को मुस्तक़बिल में कांग्रेस में शामिल होने और कांग्रेस टिकट पर इंतखाब लड़ने की ख्वाहिशमंद करार दे चुके हैं। गम्मा संतोष ने कहा कि अगर ये दावा गलत है तो एमएलए खुलकर इसकी तरदीद करें। उन्होंने मजीद कहा कि के श्रीनिवास रेड्डी अपने बयान पर कायम है और जयंत मंडल की लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में अपने खानदान के साथ हलफ लेने के लिए तैयार हैं, जबकि पायल शंकर भी खुद चैलेंज किया गया है कि वो अपने खानदान के हमरा आकर हलफ लें और हकीकत अवाम के सामने रखें। అభివృద్ధి కొరకు ముఖ్యమంత్రి కలిసినా మంత్రులు కలిసినా తప్పు లేదు, మేము దాన్ని తప్పుగా భావించడం లేదు। ఒక శాసనసభ్యునిగా నీకున్న ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కలవవచ్చు, నేను దాన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు। కానీ నువ్వు ప్రతి మంత్రి పేసులో ముఖ్యమంత్రి పేసులో ఎక్కడ ఎవరు కలిసినా నేను కాంగ్రెస్లో త్వరలో చేరబోతున్నా అని చెప్పి చెప్తున్న మాట వాస్తవం కాదా? నన్ను కూడా ఒక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగానే భావించిందని చెప్పి ప్రతి మంత్రి పేసులో నువ్వు చెప్తున్న మాటలు వాస్తవం కాదా? పాయల్ శంకర్ గారు అని చెప్పి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను। అదే కాదు, నువ్వు ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ విషయాన్ని దాచిపెడుతూ నువ్వు ఇతర పార్టీ కౌన్సిలర్లకు ఇతర పార్టీ నాయకుల ముందర నువ్వు కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ చెప్పుతున్న విధానం చూసినప్పుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు పక్కా బరోబరి నీ శిఖండి రాజకీయాలు అంటే తప్ప నువ్వు నిరూపించుకునే వరకు, నువ్వు జయలలిత లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ముందు నువ్వు ప్రమాణం చేసే వరకు నిన్ను శిఖండి అని చెప్పి రాజకీయ వ్యభిచారని చెప్పి నేను అనడానికి వెనుకడుగు వేయాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను। నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రమాణం చేస్తావో అప్పుడు నిన్ను శిఖండి కానీ రాజకీయ వ్యభిచారి కానీ మేము అనమని చెప్పి కూడా శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో పాటు మా నాయకులు ఎవ్వరు నిన్ను శిఖండి కానీ రాజకీయ వ్యభిచారి కానీ మేము అనదలుచుకోలేదు। నువ్వు ప్రమాణం చేసి నీ నిజాయితీ నిరూపించుకో పాయల్ శంకర్ గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నీకుతో పలుకుతా ఉన్నాను। నువ్వు ఎప్పటి వరకైతే ప్రజల్ని ఓట్లా కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తావో అప్పటి వరకు నువ్వు శిఖండి రాజకీయాలు రాజకీయ వ్యభిచారం చేస్తున్నట్టే ప్రజలు భావిస్తారు। కాబట్టి నువ్వు దీన్ని త్వరలో డేట్ ఎప్పుడు చెప్తావో ఎల్లార నాగేష్ గారు మీరు ఆర్ఎస్ఎస్ వాది, మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ భావాలుగా నిలబెట్టి నేను కాగలను, మీరు నమ్ముకునే దేవుడు మేము నమ్ముకునే దేవుడు అందరూ నమ్ముకునే దేవుడు లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ముందర మరి తడబట్టలతో పాయల్ శంకర్ కుటుంబం ఎప్పుడు ప్రమాణం చేస్తారో మాకు డేట్ ఇప్పి నగేష్ గారు మా నాయకుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ప్రమాణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। आरमूर के वार्ड नंबर 16 में इंचार्ज तहसीन अहमद की निगरानी में पेंशन और KYC मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक अफराद के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजात की जांच और KYC अमल में मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर खुसूसी अफराद, बेवा खवातीन, बुजुर्ग, शहरियों और दीगर पेंशन स्कीमों से वाबस्ता मुस्तहिकीन को रहनुमाई फराहम करते हुए सरकारी फलाही सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने में मदद दी गई। तहसीन अहमद ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों के फवायद पर हकदार फर्द तक पहुंचाना इनकी अव्वलीन तरजीह है, जबकि वानी मैडम ने अवाम पर जोर दिया कि वो ज़रूरी दस्तावेजात के साथ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाकर मुख्तलिफ पेंशन और सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज 16 वार्ड में आंगनवाड़ी स्कूल में मैं और वानी मैडम दोनों मिलके जो विकलांग का जो पेंशन है, बीडी का होंदे, हैंडीकैप और ओल्ड एज वालों का जो है अपडेट कर रहे हैं। लिहाजा 16 वार्ड में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक यहाँ पे अपडेट का कार्यक्रम चल रहा है। लिहाजा हर एक से मेरी अदमन गुजारिश है कि यहाँ आके जो है आप लोग अपडेट करा लीजिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि जितने भी ओल्ड पेंशन्स है उनको अपडेट करके 4-5 दिन में डाटा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। लिहाजा सबसे गुजारिश है कि आके ये अपडेट कर लीजिए, ठीक है।
इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में और हैदराबाद में अब गर्मी का सिलसिला होगा खत्म। 31 मई के बाद से होगा मौसम तब्दील। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मानसून बारिशों का इम्कान। शहर के अतराफ जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। दुबई के मुकाबले महंगी होने लगी जमीनें। राय दुर्ग में 1 एकड़ अराजी 237 करोड़ रुपए में हुई फरोख्त। कोकापेट इलाके में जिस्टा वाला इन्हदामी कार्रवाई पर हाई कोर्ट बरहम। पेशगी नोटिस के बगैर एक्शन पर हाइड्रा का जवाब तलब। अदालत ने स्टेटस को बरकरार रखने का दिया हुक्म। NTR की खिदमात को खराज अकीदत। सियासी वाबस्तगी से बलातर मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा का मुनफरिद इक़दाम। ट्रांसजेंडर अफराद को ईगल टीम में शामिल करने का फैसला। तरबियत की भी फराहमी। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।